गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। और गांधीवादी युग की हमने शुरुआत की थी। कल कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था मेरी क्लास में, इसलिए क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। कोई चलिए, किताब से बाद में पढ़ेंगे, पहले चीजों को हम अपने पार्ट पे समझते हैं। गांधी जी की एंट्री 2 दिन से हो रही है, लेकिन गांधी जी प्रॉपर तरीके से पढ़ने का हिसाब ही नहीं बन पाया। आज महात्मा गांधी की इंडिया में शुरुआत को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। महात्मा गांधी इंडिया आए 1915 में। मैंने इनके बारे में, इनका बैकग्राउंड आपको बताया था कि कैसे ये 19 साल के थे जब ये इंग्लैंड चले गए, 3.5 साल वहां रहे और वहां से बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर लौटे, लेकिन यहाँ कोई काम धाम इनका नहीं चल पाया इतना बढ़िया जितना कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विदेश से पढ़ के आऊंगा तो आती मेरा बढ़िया काम चलेगा वकालत का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी दौर में दक्षिण अफ्रीका का मैंने आपको किस्सा समझाया था कल कि कैसे दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर यहाँ से के जमीन मिले तो क्या करे, गरीब लोग वैसे भी थे। तो वो लोग क्या करते बेचारे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ फिर भी कहते कि चलो हम इसी देश में रहते रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया लेकिन हम यहाँ इनके लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि अब उनकी पीढ़ियां बदल गई हैं। जो तो कभी 30 साल के आए थे वो 60-65 के हो गए, तो वापस कहाँ जाए, अब तो मरने की बात देखने लग गए थे। तो इसीलिए धीरे धीरे करके बहुत सारी बस्तियां ऐसे अफ्रीका में बनती चली गई जो इंडियंस की थी, और उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता। शाम को उनको 9 बजे के बाद घरों से नहीं निकलना, अगर घर से निकले तो उनको पीटा जाएगा। सड़क पे पहला चलने का अधिकार गोरे रंग के आदमी का है, काला आदमी उनके सामने अगर चल रहा है तो उनकी पूरी आजादी है, खुली छूट है कि वो उनको लगाए या उनको लात मारे या उनको डंडा मारे, धक्का मारे, और उनको धक्का देके या चांटा मार के उनके सामने से निकल के चले जाएं। और वो सहन करना था। काले लोगों का जो बचपन से उनके दिमाग में डाला गया कि ये इनका हक है कि वो अगर रास्ते में तुम उनके बीच में आ गए हो, चलते चलते तुम्हारा ध्यान नहीं है तो वो तुम्हें पीट के जाएंगे और तुम्हें मार खानी है, तुम्हें ये सहन करना है। ये सब डिस्क्रिमिनेशन था, और ये डिस्क्रिमिनेशन कलर पर, स्किन की, चमड़ी के रंग पर आधारित था, जिसका विरोध गांधी जी ने भी किया। और उन्होंने 1893 में यहां से वो गए थे 1893 में, और वहां जाते ही अगले ही साल 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस, एक संगठन है नटाल कांग्रेस, ये अफ्रीका में बना था, बहुत बड़ा था। नटाल कांग्रेस की स्थापना कहां हुई में है, गांधी जी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। फिर गांधी जी ने एक अखबार निकाला, इंडियन ओपिनियन, यानी हमारी क्या सोच है, इंडियन ओपिनियन। ओपिनियन आप जानते हो ना, आपका नजरिया, ये अखबार निकाला। तो इससे उन्होंने बहुत सारे लोगों को कोशिश की, भी नौजवान है ये, कि मैं अपना ओपिनियन रख पाऊं कि भाई हमारे साथ गलत व्यवहार होता है, हमें कैसा, और पढ़े लिखे सभ्य समाज में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन का अगेंस्ट थे कि जो ये गोरे लोग जो है अपनी मनमर्जी करते हैं, सड़क पे चलते हुए किसी काले को लात मार देते हैं, भगा देते हैं, कोड़ा मारते हैं, उसको गिरा देते हैं, ये गलत है। तो ये कुछ तरीके थे, स्टेप्स थे, धीरे धीरे महात्मा गांधी कोशिश कर रहे हैं। और इसी सीरीज में उन्होंने 1904 के आसपास एक बड़ा सा फार्म बनाया जिसे कहते हैं फिनिक्स फार्म। फिनिक्स फार्म एक ऐसी जगह थी जहां, जिसे कहा जाता है बर्थ प्लेस ऑफ सत्याग्रह, यानी जिसके अहिंसा सत्याग्रह, तो सत्याग्रह की जन्म स्थली है। सत्याग्रह का जन्म इंडिया में नहीं हुआ, ऐसा मानते हैं। गांधी के सत्याग्रह का जन्म हुआ था अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में, और इसको यूज गांधी जी ने अफ्रीका में पहली बार किया। इंडिया में तो सत्याग्रह बाद में आया, तो सत्याग्रह का गांधी ने पहला यूज कहां किया है, अफ्रीका में। गांधी ने अफ्रीका में ही एक मीटिंग में कहा था, इंडिया में एक अफ्रीका, यानी गांधी जन्मे तो इंडिया में, लेकिन गांधी को गांधी बना दिया कि ये सत्य की इंपॉर्टेंस को समझ पाए, अहिंसा की बात कर पाए, और सत्याग्रह के महत्व से ये परिचित हुए, तो वो अफ्रीका में हुए। तो सत्याग्रह की शुरुआत, बर्थ प्लेस अगर कहें तो फिनिक्स फार्म, जो कि अफ्रीका में गांधी जी ने बनाया। और फिर इसको टॉय फार्म, टॉल्स्टॉय, ये फार्म है। यहाँ पे गांधी जी ने इसको एक हथियार के में यूज, टॉल्स्टॉय फॉर्म में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एजुकेशन के फील्ड में। और आप अगर समझ पा रहे हैं हिस्ट्री को, तो देखो जिन जिन लोगों ने समाज में परिवर्तन की कोशिश की, उन सब ने शिक्षा के ऊपर जोर दिया। चाहे वो बाल गंगाधर तिलक थे, जिनको कि हम शिक्षक के रूप में भी जानते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद थे, जो देश बदल के एक टीचर के रूप में उन्होंने गांव के ही बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया और निशाने साधने सिखाए। तो लगभग सारे क्रांतिकारी, आप इन सबका बैकग्राउंड देखो, टीचिंग की इंपॉर्टेंस को समझते थे या शिक्षा के ऊपर काम करने को अपना धर्म मानते थे। चाहे वो भगत सिंह जैसे नौजवान युवा साथी थे, जिन्होंने कहा भी कि अगर देश की सरकारें बहरी हो जाएं तो युवकों की, नौजवानों की ये जिम्मेदारी है कि वो क्रांति का रास्ता पकड़े, जब तक कि पूरे देश में, पूरे समाज में सब लोगों को पेट भर खाना ना मिले, उनको लायकियत के अनुसार रोजगार ना मिले, उनसे अच्छा एक माहौल ना हो। ऐसे समाज की जब तक की स्थापना ना हो जाए, तब तक युवकों को, नौजवानों को सोना नहीं होता। उनको सपने देख के, उनको सपनों को पूरा करने के लिए लड़ना पड़ता है, और उनको खूब पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि बौद्धिक विकास होना बहुत जरूरी है। सिर्फ इन्होंने नहीं, जितने आप बड़े लीडर्स उठाओगे ना दुनिया भर के, उन सब ने कहा
की पहली या शिक्षा बाग में या पेड़ों के नीचे या खेतों में या किसी कुम्हार के पास ले जाके या किसी ऐसे आदमी के पास जो कोई गुलदस्ते बनाता है या कोई क्यारी में काम करता है, कोई छोटे लेवल का किसान है, तो शिक्षा कैसी हो, लाइफ से कैसे शिक्षा को जोड़ें। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये कतई ना हो कि बच्चा पढ़ लिख के बाबूजी बन जाए और फिर ना काम करे कट जाता है। जो पढ़ लिख जाता है वो घर के काम से कट जाता है क्योंकि वो उसको दीनहीन मानने लगता है। लेकिन रियलिटी ये नहीं, पढ़ते जाते हैं। आप देखो विदेशों में कितनी दुनिया भर के बेहतरीन कृषि वैज्ञानिक हैं। कृषि वैज्ञानिक किताब पढ़ के थोड़ी बन सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए आपको मिट्टी की समझ होनी चाहिए, बीज की समझ होनी चाहिए। इंडिया में कृषि वैज्ञानिक कोई एक अगर आपसे नाम पूछे तो आप सिर्फ एक स्वामीनाथन का नाम ले पाते हैं। वो कब थे और उसके बाद कितनी पीढ़ियां चली गई। क्या इंडिया में कोई दूसरा बड़ा कृषि वैज्ञानिक है? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वैसा माहौल नहीं है। खेती यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ ढेरों है कि अंग्रेजों ने हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया क्योंकि हम अपनी जड़ों से कट गए। हम कृषि प्रधान थे। यहाँ इस इंडिया में ना हर एक आदमी को खेती की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी किताबों के बाद भी, लेकिन वैसा माहौल ही नहीं छोड़ा गया। महात्मा गांधी ने कहा था बेसिक एजुकेशन दो जिसमें बच्चे को काम भी सिखाओ, वो जरूरी है। पढ़ लिख के वो काम से कटे ना, बल्कि पढ़ लिख के वो काम को और बेहतर तरीके से कैसे करते हैं इसके ऊपर काम कर। मान लीजिए 2 भैंस बांध रखी हैं तो उसमें भी तो वो गलतियां करते होंगे ना, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के थ्रू नहीं सीखा हुआ, उन्होंने एक्सपीरियंस से सीखा। अगर एक्सपीरियंस और शिक्षा दोनों मिल जाएं तो फिर बिजनेस बहुत बढ़ सकता है। ऐसे ही एग्जांपल है कितने सारे। लक्ष्य डेयरी जो है वो सिर्फ 10 भैंसों से स्टार्ट की गई थी। आज इंटरनेशनल आप उनकी वैल्यू देख तो बिल इंजीनियरिंग पढ़ के आया था वो आदमी। उसने पहले कुछ साल नौकरी की, फिर उसको लगा कि मेरी पढ़ाई जो है ना वो ज्यादा बेहतर यूज हो सकती है अगर मैं कुछ अलग बेसिक चीज से जोड़ के कर पाऊं। और वो नौकरी छोड़ के बढ़िया सूट बूट कोट पैंट वाली और आ गए खेती से जुड़े क्षेत्र में भैंसों को पालने में। 10 भैंस खरीदी, मुर्रा प्रजाति की। जो दूध है ना, लक्ष्य की जो बहुत बड़ा एक बिजनेस है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। उनका बैकग्राउंड देखिएगा कि कैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके और फिर खेती की तरफ कदम बढ़ाया। आज एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। यानी खेती भी अगर पढ़े लिखे लोग वापस लौट आए ना तो वो खेती में भी करोड़ों रुपए के मालिक बन सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती तो आज कितनी बड़ा बिजनेस है। आप ये देखो जो बी हाइव जो ये मधुमक्खी पालन करते हैं, ये बहुत बड़ी अगर आप लेते हो तो 500, 600, 800, 1000 तक की छोटी सी बोतल जिसमें हार्डली 200 ग्राम शहद होता है। तो ये बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन इसका फायदा उठा रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जो बहुत बड़े बड़े हैं। वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े खेतों को एक साथ ले लेते हैं, जाके कहीं पे जैसे प्लांटेशन होता है ना, ये बागान, इसको वो खरीद लेते हैं। वहां आम आदमी होता ही नहीं और फिर इससे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का अपना बिजनेस बढ़ाते जाते हैं। हमारा किसान बेचारा अनपढ़ है, 1-2 बीघे का मालिक है और उसका वो चाहता है उसका बच्चा पढ़ लिख के ग्रुप डी या क्लर्क लग जाए क्योंकि वो देखता है कि खेती में दुर्गत है। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली अगर सुधार दी जाए, पढ़ लिख के भी आदमी अगर खेती में वापस आ सके, खेती को इतना नेगेटिव ना पेश किया जाए और खेती करने वाले को फायदा हो, तो फिर धीरे धीरे आप देखना वापस से चीजें मुड़ के और बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी संस्कृति से आने वाली पीढ़ी का रिश्ता लगभग खत्म बराबर हो गया। इस पढ़ाई ने कर दिया बहुत हद तक। तो चलिए, तो महात्मा गांधी ने शिक्षा में एक्सपेरिमेंट किया और कहा था बेसिक एजुकेशन, लोगों को, बच्चों को काम से वापस जोड़ो। ये गांधी जी का अफ्रीका का काम बता रही हूं मैं। अब गांधी जी 22 साल बाद अफ्रीका में रहते रहते, काम करते करते, वकालत करते करते, वहां वकील भी थे, वहां कामकाज भी करते, परिवार भी इनका गया था वहां। तो धीरे धीरे इन्होंने देखा, कोशिश की रंग भेद उन्मूलन के लिए काम करूं, लेकिन ये वहां के थोड़ी हैं भाई। एक आदमी विदेश से आया, कुछ दिन काम करेगा, एक रोल प्ले कर सकता है, लेकिन मेन काम थोड़ी। अब एनी बेसेंट ने आपके देश में एक रोल प्ले किया। एनी बेसेंट को ये थोड़ी कि नंबर 1 लीडर थी। ऐसे ही महात्मा गांधी ने एक रोल प्ले किया। अपनी कम्युनिटी को देखा कि यार बहुत दबाते हैं ये जो अंग्रेज टाइप के लोग हैं या ये गोरी चमड़ी वाले, तो उसके खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई। एक किताब भी लिखी थी गांधी जी ने वहां 1909 में, जिसका नाम है हिंद स्वराज। बहुत फेमस किताब है, बहुत बार एग्जाम में आती है। हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती। लगभग लोग टिक कर देते हैं हिंदी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये पूछेंगे किसमें, तो हम हिंदी इंग्लिश टिक करोगे, गुजराती में है। गांधी की लगभग सारी किताब के साथ मेरे प्रयोग पूछे या माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पूछे या हिंद स्वराज जो कि 1909 में लिखा था, यहाँ आए हैं 1915। आने से पहले इंडियन ओपिनियन अखबार इनका निकलता है। इन्होंने 2 फार्म हाउस मैंने बताया बड़े, एक तो टोल्स्टॉय फार्म और एक फिनिक्स फार्म। फिनिक्स पहले बना है, टोल्स्टॉय बाद में बना। फिनिक्स में सत्याग्रह का बर्थ प्लेस कहलाता है और टोल्स्टॉय में सत्याग्रह का प्रयोग किया हथियार के तौर पर। तो गांधी एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है, समझदार है, जिसने बहुत सारे अनुभव अपने जीवन में। ये 22 साल बाद इंडिया वापस आते हैं 1915 में। तो ये कब गए, कब थे? 1893 में यहां से चले गए थे।
ठीक है। तो 93 से देखो 7 साल तो 1900 तक के हो गए इसके, और 15 और 7 कितने हुए 22। तो इसलिए कहते हैं गांधी जी 22 साल बाद पुनः वापस इंडिया में आए। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इस टाइम पे इंडिया में नहीं आते रहे बीच बीच में, भाई अपना घर बार है, अच्छे बाप के घर में है, बढ़िया इनकी बातचीत करते, लेकिन कोई जानता नहीं था अभी ज्यादा। 22 साल बाद 1915 में महात्मा गांधी पूरी तरह से काम करने के लिए वापस इंडिया आ गए, ना जाने के लिए इंडिया आ गए। और जिस दिन गांधी इंडिया आए उस दिन डेट थी 9 जनवरी 1915। इसीलिए 9 जनवरी को हर साल आप लोग प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हो। यानी वो इंडियन जो किन्हीं कारणों से नौकरी के लिए, उन लोगों के लिए एक दिन मनाते हैं। हम तो पूरे भारतीय हैं ही, हमारे लिए कोई दिन नहीं, हमारे लिए सारे दिन हैं। लेकिन जो बाहर चले गए उन्हें एक दिन के लिए या 3 दिन का फंक्शन रखा जाता है, जनरली 7, 8, 9 का, या 8, 9, 10 का, या 9, 10, 11 का। 9 आनी चाहिए क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 22 साल बाद अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से 19 में जैसे मनाया है तो 2021 में मनाना, फिर 2023 में मनाना, मनेगा उसी डेट पर जब महात्मा गांधी वापस आए थे। इसमें प्रवासी भारतीय दिवस में कोई जैसे चीफ गेस्ट बुला लेंगे, कोई बड़ा इंडियन जो बाहर कोई राष्ट्रपति बना है, कोई गवर्नर बना है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर है ना इंडियंस तो बहुत सारे, तो उन सबको इन्वाइट करते हैं और फिर एक तरह से उन लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनकी केयर की जाती है, उनको दिखाया जाता है कि देखो इंडियंस जो है वो आपके भारतीय दिवस 9 जनवरी गांधी जी के वापस आने की खुशी में। गांधी जी जब 1915 में आए तो गांधी जी का जन्म है 1869। अब आप देख रहे हैं इनको लगभग उम्र इनकी कितनी हो गई, 69 से आप 70 में माने तो 30 साल, वो 40, 45, 46, 46 ईयर्स के एक अधेड़ उम्र का इंसान है। ये कोई जवान नहीं है। जब यहाँ से लोग 20 से 25 के बीच के हैं जो मुझे सुन रहे हैं, कोई 25 का, कोई 24 का, कोई 23 का, कोई 20 का, कोई एक आधा 18 का, एक आधा 27, 28 का भी। तो आप ये देखिए इस उम्र में जब आप लोग हैं तो आपको कहा जाता है नौजवान। भाई आप लोग जो है यंग हैं, आपके अंदर ऊर्जा है, आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा अगर देंगे तो आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। देश में चले गए थे। और जब आपके पिताजी की उम्र की, अब आप सबके फादर जो होंगे ना वो 50s के अराउंड मिलेंगे, किसी के पिताजी होंगे 45 के, किसी के 48 के, किसी के 50 के, क्योंकि एवरेज देखें तो बच्चे जो है माँ बाप से 25-30 साल ही छोटे होते हैं। 22 से 30 साल के बीच में बच्चों और माँ बाप में अंतर होता है। तो आप लोगों के पिताजी की जो उम्र है उस उम्र में वापस आए हैं गांधी जी। तो जो मेन टाइम था जीने का, अब तुम्हारा जीने का क्या टाइम है, अब जो जी रहे हो ना, अब से और अपने पिताजी की उम्र, किसी के घुटनों में दर्द, किसी के कंधों में दर्द, फिर आपको जीवन जो है ना वो ढोना दिखता है एक उम्र के बाद। बहुत लोग कहते हैं ना कि बुढ़ापा तो बहुत बेकार बीमारी है, बुढ़ापे में कोई बीमारी ना हो तो बुढ़ापा अपने आप में बीमारी मान ली गई है। तो आपको जो जीवन में यादगार चीजें जीनी है वो अब जीनी है, 20 से और 50 के बीच में, यही मेमोरीज बनेंगी। और मरने से पहले आदमी जब देखता है कि मैंने क्या जिया तो वो सारे दिनों को याद नहीं कर पाता। जब आदमी मरणासन्न होता है ना, मरने के निकट पहुंचता है, तो वो सिर्फ वो दिन याद करता है जो उसने एक फेस्टिवल की तरह अपने जीवन में जिए हैं। जब उसने कभी शादी की होगी, उसको नौकरी मिली होगी, उसके बच्चे का जन्म हुआ होगा, या उसने लाइफ में कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल की होगी। ये छोटी छोटी चीजें इसको बोलते हैं जीवन जीना। ये जो बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि जीवन बहुत छोटा है, इसलिए कहते हैं क्योंकि रोज को आप थोड़ी गिन सकते हैं। जब आप लास्ट टाइम पे बेड पे पहुंचते हैं मरने से पहले तो आपको सिर्फ हार्डली 20-25 दिन याद है। पहले भी जरूरी था कि आपकी अर्निंग अच्छी हो, क्योंकि हर चीज की कीमत होती है, हर चीज की। आप अपने परिवार को कहीं बाहर लेके जा रहे हैं तो भी आपके पास पैसे होने चाहिए। तो जीवन अच्छा बनाने के लिए ही पढ़ाया जाता है बच्चों को कि वो अपने भविष्य को अच्छा बना लें। और जीवन अच्छा बनाने के लिए आपने ये जो ये 5-6 घंटे का रोज का पेन है कि आपको रोज बैठना है, पढ़ना है, आंखें गड़ा के रखनी है, उनके पलों को जीना सीख सकते हैं। अदरवाइज बड़ी मुश्किल है जीवन। जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई जीवन भी नहीं है। कल भगत सिंह का बहुत बड़ा यहाँ प्रोग्राम रखा गया था। भगत सिंह के विचारों में यही था एक विचार कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, इससे बड़ी कोई सजा नहीं है। ये सजा आप हटा सकते हैं अगर आप समझदार हैं, आप कामयाब हैं, आप पढ़े लिखे हैं और आप कमाते हैं। अदरवाइज पूरा जीवन जिसने गरीबी में काटना है तो ना पढ़े लिखे ना काम करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सजा है। फिर पूरा जीवन एक सजा काटनी है, फिर जीवन जीना नहीं है, फिर जीवन काटना है। क्योंकि गरीबी से निकलना पहली जरूरत है। और कब निकलेगा आदमी? जब उसके पास रोजगार होगा। रोजगार का तरीका क्या है? जितना ज्ञान होगा वैसा रोजगार तुम्हें मिलेगा, इसलिए खूब पढ़ो। चलिए, महात्मा गांधी वापस आ गए इंडिया में, अधेड़ उम्र के हैं तो आते ही कोई पंगेबाजी नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी जैसे वहां गए तो वहां तो जवान गए, तो जवान जब
मान युवा एक है वहां पहुंचे अफ्रीका में और एक स्टेशन है पीटर्सबर्ग और एक है डरबन प्रिटोरिया सॉरी पीटर्सबर्ग नहीं प्रिटोरिया आप जानते हैं ना अफ्रीका की राजधानी भी है और डरबन इनके बीच में इनको ट्रेवल करना है उनको जाना है प्रिटोरिया डरबन से चले हैं वो और प्रिटोरिया में उनका कोर्ट केस है क्योंकि वकील है ना वो अफ्रीका में तो कोई कोर्ट केस है जिसमें कि वो पैरवी करने जाना है उनको बहुत ठंड का टाइम है तो महात्मा गांधी को लगता है कहीं सुबह ट्रेन लेट हो जाए और हियरिंग बहुत दिन में मिलती थी तो उन्होंने कहा मैं ना रात में ही चला जाता हूँ किसी ऐसी कहीं छोटा मोटा कोई कहीं कमरा वमरा लेके किराए पे और आराम से सुबह उठ के और अपना टाइम से कोर्ट पहुंचूंगा महात्मा गांधी जैसे स्टेशन पे टिकट विकेट लेते हैं इसके बाद वो बैठ जाते हैं तो कुली को वो सामान दे देते हैं क्योंकि वो जो आदमी यूके से पढ़ के आएगा तो तुम एक्सपेक्ट करो कि वो धोती पहने हुए गांधी नहीं है वो है महात्मा गांधी सूटेड बूटेड कोट पैंट टाई लगाने वाले बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले देखने से इंडियन पर चाल ढाल से पूरे अंग्रेज दिखते हैं वो है उस टाइम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी टिकट लेते हैं गरीब तो है ही नहीं पहले बताया था अमीर थे उस टाइम का जो सबसे बेस्ट क्लास का टिकट होगा जैसे आज आप एसी क्लास में चलते हैं तो ऐसे वो टिकट लेते हैं बढ़िया वाला टिकट लेके अपने सामान रख दो तो कुली पूछता है आपके पास टिकट है इसका चला गया उसी कंपार्टमेंट में दो चार अंग्रेज जो गोरे लोग थे वो आते हैं और कहते तुम यहाँ कैसे बैठे हो ये भी कोट पैंट में वो भी कोट पैंट में तो उन्होंने कहा मेरे पास टिकट ऐसे ले बैठा हूँ तो उन्होंने कहा टिकट दिखाओ जरा तो टिकट निकाल के दिखा दिया तो उन्होंने कहा ये टिकट तुम्हें बेच किसने है भाई तुम जो हो इस टिकट के लायक थोड़ी हो तो क्यों अब पढ़ा लिमिटेशन नहीं देखा क्योंकि इंडिया में भी अमीर था अमीर घरों में था और जब वहां रह के आया वो लड़का तो उसके साथ वहां भी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ भाई उनकी तो डिमांड थी ना तो अब उनको लगता है कि तो क्या फर्क पड़ता है वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं ये भी अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं टिकट निकाल के दिखाया टिकट देख के उन 4-5 अंग्रेजों ने और उसका टिकट जो है उसको फेंक दिया इकट्ठा करके फेंक दिया उसने कहा क्या कर रहे हो वो बहस बन गई और बहस में गांधी जो थे वो अकेले पड़ गए वैसे भी गांधी को लंबे तगड़े पहलवान थोड़ी थे वो तो दुबले पतले से सिंगल हड्डी टाइप के थे तो उन्होंने उसको गिरेबान से पकड़ा ऐसे गले से और उसको खींचते हुए 4-5 आदमी है तो अकेले गांधी क्या कर लेते तो मारिट्सबर्ग स्टेशन था मारिट्सबर्ग ये स्टेशन का नाम है मारिट्सबर्ग यहाँ पे पकड़ के गांधी को और सीधे नीचे फेंक दिया जैसे धक्का दिया तेज एकदम से 4-5 आदमियों ने तो गांधी ऑलमोस्ट जैसे इतने तेज धक्का और ऐसे खींच के लेके आए थे महात्मा गांधी प्लेटफॉर्म पे जाके एकदम से गिरे और गिरे तो उनका वो जो सामान था जो कुली ने रखा था एक छोटा सा बक्सा टाइप मान लीजिए वो उठा के उसके ऊपर फेंक दिया ये घटना हुई गांधी को बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है क्योंकि गांधी को ऐसे ये था नहीं एक्सपेक्टेड कि मैं इतने बढ़िया कपड़े पहना हुआ हूँ मैं डिग्री होल्डर हूँ मैं अच्छी पढ़ाई करके आया हूँ अंग्रेजी बोलता हूँ तो मेरे साथ कोई कैसे बदतमीजी कर देगा तब ये नए नए गए थे ना अफ्रीका में बाद में पता चला कि लोग कोड़े भी मारते हैं लात भी मारते हैं चलते हुए क्यों क्योंकि तुम काले हो तो बाद में इन सब चीज तभी तो इसको इन्होंने अपोज करना सीखा तरीका सत्याग्रह बाद में अपना ये घटना जो थी ना मारिट्सबर्ग की इतनी ठंड की रात थी जैसे ये सब हुआ तो महात्मा गांधी को समझ में नहीं कि अपना छुप छुप करती चल पड़ी और महात्मा गांधी वहां एकदम बर्फ की तरह जम गए कि उनको समझ में ही नहीं आया 1% भी नहीं था कि कभी को मेरे साथ भी ऐसा कर देगा अमीरी में जो आदमी पला बढ़ा उसको क्या पता कि एक्सप्लॉयटेशन रोज का काम होता है गरीबों के लिए गरीबों को सहना पड़ता है वहां पूरी रात बैठे रहे ठंड में ठिठुरती ठंड में इतने ज्यादा टेम्परेचर वहां कम था उसमें बैठे रहे गांधी ने डिसाइड किया कि यार ये तो बहुत इल ट्रीटमेंट है और मुझे इसके खिलाफ काम करना अगले ही साल नटाल कांग्रेस बना दी थी कि भाई ऐसे कैसे इल ट्रीटमेंट तुम कर सकते हो हम काले हैं तो फिर क्या फर्क पड़ गया हम पढ़ाई लिखाई में तुमसे कमजोर थोड़ी हैं हम भी अंग्रेजी जानते हैं हम भी अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं हम भी सूट बूट पहनते हैं हमें भी सारे सलीके तरीके आते हैं फिर तुम कैसे हमें भगा सकते हो मार सकते हो या लात मार सकते हो या जब मन आए चाप सहते रहेंगे लेकिन गांधी ये भी जानते थे कि ऐसे पंगे लेने से कि मैं इनके सामने चौड़ा होकर खड़ा हूं तो मुझे बढ़िया वाला पिटाई भी कर देंगे इसलिए गांधी ने अपना तरीका जो था वो सत्याग्रह का अपनाया कि मुझे जनता अपने साथ जोड़नी पड़ेगी ऐसे मेरे एक के क्रांति करने से थोड़ी बात बनेगी और महात्मा गांधी ने ये सब इसलिए किया क्योंकि गांधी इसके आदी नहीं थे अगर हम इंडियंस को देखें तो लात खाने की आदत पड़ी हुई थी इंडियंस को क्यों क्योंकि अंग्रेजों ने इतने सालों से ये दिमाग में ठूस दिया था कि तुम नालायक हो तुम्हारा रंग काला है और तुम जो हो ना पवित्र नहीं हो हम पवित्र हैं क्योंकि हम गोरे हैं और हम राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं तुम्हें खाने की तमीज नहीं पहनने की तमीज नहीं हमें देखो हम कभी हाथ भी गंदे नहीं करते खाते हुए हम कितने तमीजदार हैं हमारी जो कम्युनिटी है वो राज करने के लिए पैदा हुई 1 साल 2 साल हो तो चलो हम इस बात को नकार दें लेकिन 200 साल जब दिमाग में ये भरा गया लगातार 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 कि हम समझदार हैं तुम्हें अकल नहीं है तुम बेवकूफ हो तुम्हारी कोई कल्चर नहीं है तुम्हें कुछ नहीं आता तो फिर हम ऐसा मानने लग गए कि हम बेवकूफ हैं हमें सच में हमारा कोई कल्चर नहीं है अंग्रेजों को सब कुछ आता है इनको कपड़े पहनने आते हैं इनको खाने का तरीका आता है इनको खड़े होना आता है इनको बैठना आता है इनको बोलना आता है और हम हर चीज में कमजोर हैं और आज तक हम मन से यही मानते हैं इसलिए हम अंग्रेजों को आज भी कॉपी करते हैं उनके जैसे कपड़े पहनना उनके जैसे बाल बनाना उनकी भाषा में बात करना ऐसा करने से हमें कॉन्फिडेंट फील होता है अपने कपड़े अपनी जो पुरानी रीति रिवाज है उनके कपड़े पहनना अपनी बोली में बोलना
ये चीजें जो है ना, ये दिमाग में ऐसी भरी उन्होंने कि आज तक भी नहीं निकली। वो तो नहीं कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कोई तरीका सलीका नहीं है। आज भी देखो जितने लोग मॉडर्न पढ़ते जाते हैं, उन सबके कपड़े पहनने का तरीका अंग्रेजों की कॉपी होता जाता है। आप उठा के देख लो किसी को भी, और उनके खान पान का तरीका अंग्रेजी होता चला गया। हम आज आप कहीं भी किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे लोग सच में हाथ से खाना ही नहीं खाते, जबकि हमारा जो कल्चर कांटे छुरी का यूज करते हैं, और हाँ, तो अंग्रेजों ने आज तक उसको मानते चल रहे हैं। तो मारिट्सबर्ग पर महात्मा गांधी की जो बेइज्जती हुई, उसने उनको अंदर तक झकझोरा और उनके दिमाग में आया कि मुझे इसके खिलाफ काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक गांधी के साथ ऐसा हुआ ही नहीं था। गांधी एडजस्टिंग नहीं थे इस मामले में, क्योंकि गांधी ने कभी भी उस चीज को सहन नहीं किया। एडजस्टमेंट कब आती है? जब आप सहन करना सीख जाते हैं, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, फिर आपको लगता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेंढक की कहानी याद है ना, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया तो उसने क्या किया? एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। फाइनली जब पानी उबलने लगा तो वो एडजस्टमेंट का इतना आदी हो गया था कि उसने जब उछलने की कोशिश की तो वो सारी ताकत को एडजस्टमेंट में ही यूज कर चुका था और वो मर गया। दूसरा मेंढक उबलते पानी में सीधे डाला, सारी ताकत निकाल के लगा के उस पानी के पतीले से बाहर कूद गया। क्यों? क्योंकि उसने कभी शोषण देखा ही नहीं था, वो शोषण का सीधे विरोधी था। कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी आदत है कि भैया जो हो रहा है ठीक है, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, सारी दुनिया अगर गरीबी में रहेगी तो हम भी रह लेंगे, सारी दुनिया का एक्सप्लॉयटेशन होगा तो हमारा भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन महात्मा गांधी तो वैसे नहीं थे। महात्मा गांधी ने एक्सप्लॉयटेशन देखा नहीं, और अब जब एक्सप्लॉयटेशन एकदम से आके पड़ा तो तुरंत से विरोध किया कि ऐसा कैसे हो गया, मैं अखबार निकालूंगा, मैं जनता को अपने साथ जोड़ूंगा। इसी कारण महात्मा गांधी धीरे धीरे करके बड़े हो गए। आज इस मारिट्सबर्ग के उसी स्टेशन पर महात्मा गांधी की आदम कद की मूर्ति लगी हुई है, बहुत ऊंची मूर्ति, और उस पर माला चढ़ाई जाती है। ये होती है इतिहास में अपनी पहचान बनाना। जिस स्टेशन पे कभी गांधी को पीट पीट के धक्का देके फेंक दिया था, उसका सामान उसको गिरा दिया था, आज वहां उन्हीं की मूर्ति लगी हुई है। आप गूगल पे उनका देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका में गांधी की स्टैचू एट मैरिट्सबर्ग स्टेशन, तो उसमें आपको दिख जाएगी काले रंग की एक बहुत ऊंची सी आदम कद जैसी मूर्ति महात्मा गांधी। इसलिए कहते हैं इतिहास लिखने वाले अलग होते हैं। कोई और होता तो ठीक है भैया, मार पड़ने की एक बार पड़ती, 2 बार, फिर वो आदि बन जाता। इन्होंने उसका विरोध किया, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी के बाहर की घटना है। अब गांधी जी हिंद स्वराज किताब लिखी है 1909 में, और लिखते हैं, अफ्रीका में बैठे लिखते हैं कि अगर इंडियंस 1 साल अंग्रेजों का साथ ना दे, सिर्फ 1 साल, तो इंडिया से अंग्रेज भाग जाएंगे। 1909 की हिंद स्वराज में ये बात लिखी, अभी इंडिया नहीं आए, वो किताब खूब बिकी, गुजराती भाषा में। 1915 को इंडिया आए, काफी एक्सपीरियंस लेकर आए, क्योंकि अब महात्मा गांधी एक हथियार रहेगा। वो कहते हैं सत्य बोलो, हमेशा सच बोलो, कभी भी हिंसा मत करो, सत्य के लिए आग्रह करो। अगर कोई बड़ी ताकत तुम्हें दबा रही है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारी आत्मा ये कहती है, मन ये कहता है, तो उसके लिए आग्रह करो, सत्याग्रह। सही चीज पे अड़े रहो, चाहे मार पड़े, चाहे जेल की हवा खानी पड़े, लेकिन सही चीज के लिए, सच्ची चीज के लिए हमेशा अड़े रहो, फिर जनता तुम्हारा साथ देगी। तो सत्य अहिंसा सत्याग्रह का यूज गांधी जी सीख कर आए थे अफ्रीका में। इसलिए गांधी ने कहा था, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट गांधी वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका, कि जो मैं हूं मुझे बनाया अफ्रीका ने। अगर गांधी इंडिया में ही रहते ना, तो गांधी के साथ कभी बदतमीजी होती ही ना। अमीरों के साथ बदतमीजी थोड़ी होती थी। अमीर रहते, दीवान जिसके पिताजी थे, तो वो आराम से शौक से पूरा इंडिया में जीवन जीते, और कोई जानता भी नहीं, आज पढ़ाया नहीं जाता। उस शोषण ने, वो जो मेंढक था ना जिसको आदत नहीं थी एडजस्ट करने की, उस तरह से गांधी जी को मान लीजिए कि जैसे ही शोषण देखा तुरंत उसका विरोध किया। विरोध का रास्ता क्या अपनाया कि भाई मैं इनसे ऐसे नहीं भिड़ूंगा कि जाके इनके हाथ पैर चलाऊं, जैसा कि क्रांतिकारी करते थे, वो अलग थे। इन्होंने कहा मैं इस चीज का विरोध करूंगा, लेकिन बहुत शांतिपूर्वक तरीके से। तो सत्य अहिंसा सत्याग्रह। अब गांधी यहाँ आए, 15 कि ये लोग लीड करें, ये कांग्रेस को लीड करें, और इन दोनों की डेथ होती है 1915 में। बताया था ना मैं आपको, ये फरवरी में एक्सपायर हुए गोखले और नवंबर में चले गए फिरोज शाह मेहता। यही कारण है कि 16 में गरम और नरम वापस एक हुए। अगर ये दोनों नहीं एक्सपायर होते ना, तो इन दोनों ने कभी नहीं चाहता था कि नरम और गरम इकट्ठी हो जाए। तो इनके जो गुरु हैं, जिसको गांधी ने अपना कहा कि भाई मेरे ये राजनैतिक गुरु हैं। गुरु भी अलग अलग होते हैं, गुरु होता है, कोई आध्यात्मिक गुरु होता है, कोई राजनीतिक गुरु होता है। तो जिन्होंने राजनीति का एक बेस, वो जी के गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, तो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु हैं, ये सॉरी राजनीतिक गुरु हैं। तो महात्मा गांधी ने इनको गुरु माना, आए हैं, और इनकी डेथ हुई है फरवरी में 1915। इसका मतलब ये समझो कि इनसे ये पहले से इंप्रेस थे, इनके तरीकों से। उदारवादी चरण के लीडर थे ना ये, तो गांधी ऐसा तो नहीं कि अभी आते ही इनके गुरु बने, पहले से इनके कॉन्टैक्ट में थे, और ये मानते थे कि इनकी विचारधारा अच्छी, सत्याग्रह के लिए आंदोलन भी खड़ा कर देंगे। महात्मा गांधी ने 2 साल, गोखले ने इनको एक मूल मंत्र दिया। भाई गुरु कौन होता है? रोज पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। गुरु की एक बात आपकी लाइफ की दिशा बदलती है, कोई एक बात। आप 12 साल स्कूल पढ़ के आए हैं, लेकिन उन 12 सालों में आप जितने टीचर्स से पढ़े, उन सबको आप अपना गुरु नहीं मानते। वो हमें टीच करते थे, हमें पढ़ाते थे,
लेकिन वैल्यू भी नहीं होती। जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो आप देखना आप अपने टीचर्स की, फिर आप फील करेंगे कि यार उन सर ने अगर मुझे ऐसा ना कहा होता तो शायद मैं डिसीजन सही ना ले पाती, या अगर मैम ने मुझे ऐसे ना बताया होता, या मेरी 10वीं क्लास की टीचर ने मुझे ये ना कहा होता। कोई एक बात होती है जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह मोल्ड कर देती है। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट आप देखना हमेशा कामयाब लोग करते हैं। जो नाकामयाब है, निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, शराब पीते हैं, वो हमेशा पेरेंट्स को गालियां बकना, वो उतना ज्यादा थैंकफुल हो जाएगा, ग्रेटफुल हो जाएगा अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर्स के, क्योंकि वो समझता है कि मुझे यहाँ तक पहुंचाने में मेरा योगदान कम है, मेरे पेरेंट्स का और मेरे टीचर्स का ज्यादा। तो यही गांधी जी ने भी माना कि मुझे जो रास्ता दिखाया ना, वो राजनीति का, वो गोखले ने दिखाया। गोखले ने क्या कहा था कि गांधी तुम आए हो, यहाँ बहुत लीडर हैं, ये मत समझो कि तुम ही लीडर हो, यहाँ ढेर लीडर है, तुम्हें आते ही लीडर नहीं बनना। और एक बार जानो कि इनके मन में क्या है। हम तो बड़े लीडर्स हैं, हमसे तो लोग वैसे बात नहीं करते, ना हम मिल सकते। तुम्हें अभी कोई ज्यादा नहीं जानता ना, क्योंकि गांधी को अभी इंडियन लोग नहीं जानते, अभी तो सिर्फ ये कुछ लोगों में फेमस है, अभी बड़े लीडर भी नहीं, कुछ नहीं किया। तो अब इनको कहा कि तुम जाओ गांव गांव घूमो, देखो, लोगों से बातचीत करो, कैसा भारत चाहिए उन्हें। कैसे बनना है जो नरम और गरम की कमियों से ऊपर हो, यानी लोगों का पसंदीदा लीडर। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें जनता के बीच में जाके ये पता करना पड़ेगा कि जनता आखिरकार चाहती क्या है। आज आप देखें आपका कौन सा लीडर जनता के बीच में सच में आता है। फॉर्मेलिटी के लिए सब आते हैं, जब इलेक्शन होते हैं ना, तो ये पहुंच जाएंगे छोटी छोटी रैलियों में, जहां से मिलने की। तो ये वो वाले लीडर नहीं आजकल जो होने चाहिए थे। तो महात्मा गांधी ने पूरा 15, गोखले की इस बात पे काम किया, पूरा 15-16 खूब इंडिया में घूमे और देखा क्या प्रॉब्लम है, गरम और नरम दल में क्या बिखराव है और क्यों लोग अलग अलग हैं, क्या इनको एक किया जा सकता है, क्या कांग्रेस को एक संस्था के तौर पे यूज करना ठीक है, या कांग्रेस को खत्म कर दे, नई संस्था बनाए। इन सब चीजों विचार करने के साथ साथ गांधी जी और मेच्योर हो गए। अब उम्र भी तो बढ़ रही है ना, और बढ़ती उम्र अनुभव साथ लाती है। तो अब लगा लो इनका एक्सपीरियंस लगातार रिच होता जा रहा है, उम्र भी बढ़ती जा रही है, समझ बढ़ती जा रही है। अब ये 16-18 साल के वो नौजवान नहीं है कि वो गुस्से में आए और मारपीट करे। अब ये 50 के इर्द गिर्द के एक समझदार एज्ड आदमी है जो सही को सही कहने की कोशिश करेगा। और गलत तो रामचंद्र शुक्ल एक कहीं कहीं लिखा मनी लेंडर थे, ये मतलब किसानों को पैसा दिया करते थे, कहीं कहीं लिखा जमींदार कहीं लिखा बड़े किसान थे ये समाज का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। तो ये रामचंद्र शुक्ल जो है ना, ये जाके गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को कहते हैं कि गांधी जी हम बहुत दुखी हैं चंपारण में, चंपारण पड़ेगा बिहार में। ये 1917 की घटना है। अब एक बार इसी के साइड में देखें जरा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ था 14 और वो चला 18 तक। इससे पहले इंडिया के खेतों में नील बहुत पैदा होता था में, क्योंकि वहां पे लोग व्हाइट कपड़े पहनते थे। आपने पुरानी मूवीज में देखा, अंग्रेजों के हमेशा कोट पैंट व्हाइट हुआ करते, जो घोड़े पे आते थे। तो व्हाइट कपड़ा ना 4 बार धुलते ही पीला पड़ जाता है, तो व्हाइट कपड़े में बार बार नील डालना पड़ता है। तो नील की डिमांड थी बहुत ज्यादा। आजकल नील जो है उजाला के रूप में हमारे सामने आता है, लोग उतने व्हाइट पहनते भी नहीं, लेकिन अंग्रेज जो थे करने के लिए बहुत बढ़िया मिट्टी भी और टेम्परेचर और जो भी कुछ चाहिए वो सब बढ़िया था। तो अंग्रेजों के इस नील की डिमांड यहाँ से जब ये ले गए ना यूरोप में, तो अचानक से देखा कि बहुत तेजी आई, चीजें तुरंत तुरंत बिक गई। तो उन्होंने कहा भाई इंडिया में ना नील की खेती पे जोर दिलवाओ और इसको फिर बाहर के मार्केट में खूब बेचो और बेचकर इससे मुनाफा कमाओ, इंडिया में पैदा करवाओ। इंडियन तो वैसे बेवकूफ है, कच्चे माल के रूप में भर भर के ले आओ शिप्स को और यहाँ बेचेंगे, हमारे देश को बिकेगा। इसकी यूरोप में डिमांड बढ़ गई, पूरे मतलब बड़े लेवल पे अमीर लोग व्हाइट नील उनको चाहिए चाहिए, तो कितना भी पैसा ले लो वो फिर भी लेंगे। तो नील की डिमांड लगातार बढ़ती गई, यानी मुनाफे का बिजनेस हो गया नील का। हमें क्या मिलता, हमारे गरीब किसानों को बहुत थोड़ा सा कुछ इतना पैसा देते कि बेचारे वो भूखे मरते। किसानों ने कहा भाई हम नील नहीं पैदा करेंगे। तो क्यों नहीं करोगे नील पैदा? क्योंकि नील पैदा करने से हमारी जो मिट्टी है, इसको हम आज भी माँ का दर्जा देते हैं, ये मिट्टी में अम्ल बढ़ते हैं, एसिड, मिट्टी का नेचर जो है ना वो एसिडिक बन जाता है। तो इससे क्या होगा, खाने का अन्न यानी गेहूं प्लस चावल मेन, ये पैदा होने में दिक्कत आएगी, इसके प्रोडक्शन में घटोतरी आ जाएगी, घट जाएगा ये। अगर हमने बार बार 5-10 साल 20 साल अगर लगातार नील पैदा किया ना, तो मिट्टी का नेचर बदल जाएगा, वो एसिडिक नेचर की बन जाएगी ज्यादा, और उसमें फिर खाद्यान्न ना के बराबर होंगे। पेट ही भरेगा, पेट तो ध्यान से भरेगा। अब
बिहार सी नदी कितना नुकसान कर जाती है, कई बार गांव के गांव उजड़ जाते हैं। उस कंडीशन में अगर खाने को भी ना हो तो आदमी तो मर जाएगा। तो हम अपनी मर्जी से इस मिट्टी में खाद्यान्न पैदा करना चाहते थे, लेकिन वो अपने फायदे के लिए भर भर के जहाज बेचना चाहते थे नील के, इसलिए हमें खूब मारते पीटते, हमारे किसानों को जबरदस्ती नील पैदा करवाते। नील पैदा करवाते, मारते तो हमारे पास ऑप्शन नहीं, हम मार खाते और नील पैदा करते, क्योंकि उनके सामने हम नहीं आएंगे, 10 आदमी मार देंगे गांव के और डर और दहला देंगे सबको कि अगर नहीं तो तुम सबको गांव के गांव जला देंगे। हम डर के मारे नील पैदा करते। भला हो जर्मनी का, जर्मनी ने उस टाइम पर नील की टक्कर में एक डाई बना ली। डाई होती है ना, बहुत लोग दुपट्टा और ये सब रंगवाते हैं कपड़े, व्हाइट शर्ट है तो नीली करवा लेंगे, मान लीजिए गुलाबी है तो उसको हरी करवा लेंगे। डाई आपने देखा वो छोटे से पतीले में पानी उबालते रहते हैं और डिप करते रहते हैं और वो रंग चढ़ जाता है। तो ये डाई बहुत सस्ता केमिकल था, एक चुटकी डालो और कितने ही कपड़े रंग दो। तो जर्मनी ने ये डाई बना ली। एक चुटकी केमिकल इतना काम करेगा जितना पूरा 1 एकड़ करेगा। तो फिर जर्मनी की डाई फेमस हो गई। वो सस्ती पड़ती, यहाँ से जहाज लाद के ले जाना, फिर वहां पे उसको बेचना, तो बहुत टाइम लगता था और महंगा पड़ता था। तो नील महंगा था, डाई सस्ती, तो धीरे धीरे सबका झुकाव हो गया जर्मनी की डाई के ऊपर। लेकिन जब फर्स्ट कितने काम धंधे बंद हो जाते हैं, पता नहीं कितने लोग बेरोजगार हो जाते हैं, सब कुछ बंद पड़ा रहता है। तो उस टाइम में जब जर्मनी का डाई की सप्लाई रुक गई तो अंग्रेजों की फिर से आंखें खुल गई कि भैया डाई रुक गया, कपड़ा तो पहनेगा ना आदमी, क्यों ना हम वापस से व्यापार करना शुरू कर दे। जर्मनी तो पीछे हट गया, तो अब हमारा व्यापार अगर होगा तो फिर हम मुनाफा बोला। तुरंत से निकल के आए अंग्रेज, उन्होंने कहा मारो पीटो फिर इंडियंस को। उनके लिए तो मजाक था ना ये, जाके 4 गांव में 10-10 आदमी मार दिए, वापस से नील पैदा करना शुरू हो गया। हमारे किसान दुखी हैं कि एक आधे साल छुटकारा मिला था, वापस से फिर से पैदा करो इनके लिए। और क्या भरोसा जीवन भर ये हमारे खेतों में नील ही पैदा करवाते रहे, हमारे बच्चे भूखे मरते रहे, क्योंकि बदले में पैसा इतना देंगे कि 1 महीने का खर्चा ना चले, मारेंगे पीटेंगे जबरदस्ती की सारे में खेत में पैदा करो। तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को अप्रोच किया कि गांधी जी आप चलिए और देखिए ऐसे ऐसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे किसानों को। तो महात्मा गांधी लगभग 50 साल के हैं, चंपारण में चले गए। गांधी जी क्योंकि पढ़े लिखे है ना, पढ़ा लिखा आदमी तर्क अच्छे दे सकता है, अनपढ़ आदमी तर्क नहीं दे पाता। सोच उसकी भी अच्छी होती है लेकिन उसको पता नहीं चलता कहाँ किस बात पे क्या बात काटनी है। अब गांधी जी तो पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज बाद महात्मा गांधी के संगी साथी हैं, वो छोटे हैं उम्र में लेकिन गांधी जी के संगी साथी हैं और उनको बिहार गांधी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी ने बिहार से बिलोंग करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वहां से उन्होंने गांधी को फॉलो किया था। गांधी जी की बातों को हमेशा दिमाग में रखा और गांधी के इंडिया में पहले आंदोलन में भी वो इनके संगी साथी थे। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है 4 में से 1 वकील। अब यहाँ जब गांधी जी उतरे मैदान में पहली बार अंग्रेजों को झुकना पड़ा और गांधी जी ने विरोध किया तिनकठिया पद्धति का। तिनकठिया ये क्या थी? तिनकठिया का मतलब है 3/20। इसका मतलब किसी किसान का जितना भी खेत है इसके 20 हिस्से होंगे, 20 हिस्से। मैं एक आइडिया दे रही हूँ, सिर्फ ये एग्जैक्टली 20 नहीं बना रही। उन्होंने कहा अंग्रेजों ने इन 20 में से जो 3 सबसे ज्यादा फर्टाइल होंगे, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होंगे, जैसे खेत बराबर 4 खेत हैं, चारों थोड़ी उपजाऊ बराबर होते हैं, कहीं अच्छी फसल निकलती है कहीं कम। अभी भी तो ऐसा ही है, आपका कोई एक ही किले में बहुत ज्यादा देता होगा प्रोडक्शन और कोई दूसरा खेत है वो नहीं प्रोडक्शन दे पाता होगा। मिट्टी का फर्क होता है ना, हर एक किले में भी बराबर नहीं होता। तो ये उन्होंने क्या कहा कि जो तुम्हारे खेत है इसके 20 हिस्से बना लो और 3 मोस्ट फर्टाइल में नील पैदा करो। सब तरह तुम कुछ भी करो, जो तुम्हारा खराब हिस्सा है उसमें हमें नहीं पता क्या तुम लगाओगे, लेकिन सबसे उपजाऊ में 3 में हमारा नील लगेगा। तो ये कितना गलत है कि सबसे उपजाऊ तुम्हारे लिए खराब कर ले। आज तो तुम उपजाऊ खराब करवा दोगे, में लाख है, तुम अपना ये अम्ल जो पैदा करवा रहे हो, तुम ये नील, ये सबसे खराब में करवा लो ना, लेकिन सबसे उपजाऊ में ये कि भाई सबसे जो तेरा बढ़िया पार्ट है, ये सब लिखा होता था किस खेत में कितनी निकलती है टोटल प्रोडक्शन। तो मारते पीटते थे। अगर हम सोचे ना कि हम सबसे खराब में पैदा करते हैं, इनको क्या कल है, तो पटवारी और ये सब अंग्रेजों के तो गुलाम थे, ये सब दे दे भाई इसके अपनी मर्जी से हिसाब से देख के जरूरत के अनुसार वैसे पैदा करेंगे। तो गांधी जी का ये पहला एग्जाम्पल है इंडिया में आंदोलन का, और सत्याग्रह का गांधी जी ने यूज किया और ये सफल रहा। अंग्रेज झुके गांधी के सत्य अहिंसा सत्याग्रह के सामने, और इसी से खुश होके महात्मा नाम दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। ये आते ही पहले आंदोलन में ही मिल गए। तो 15 में थे लेकिन पहला आंदोलन चलाया है 17 में। इसमें आते ही इस आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा आप महात्मा है, महान है जो आत्मा, ठीक है।
ये सब लीडर बन गए। अब गांधी जी की वाहवाही हो गई बिहार के आसपास, भाई एक नया लीडर आया है, न लड़ने की बात करता लाल बाल पाल की तरह, न मरने की बात करता क्रांतिकारी विचारधारा की तरह, न चुप बैठने की बात करता उदारवादियों की तरह। तो ये कैसे काम कर रहा है? ये काम कर रहा है सत्य अहिंसा सत्याग्रह, लड़ेगा लेकिन शांति से। तो लड़ने वाले भी खुश हो गए और उदारवादी भी खुश, तो बीच का रास्ता हो गया ना ये। अब इनका लक भी मान लो, लगातार ऐसी चीजें आती चली गई। 17 में चंपारण हुआ, 18 अहमदाबाद में, आप जानते हैं आज भी इंडिया में सूती कपड़े के दो सबसे बड़े स्टेट अगर कहीं कौन से हैं तो गुजरात और महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा सूती कपड़ा है ना यहाँ पे, कॉटन की खेती बहुत ज्यादा, क्योंकि काली मिट्टी है यहाँ अरब सागर के इस इलाके में। तो आप ये लगा लीजिए कि इन दोनों इलाकों तक तो बंबई था, यहाँ बात हुए। हमारे पास सब कुछ है, हम एडवांस हैं, पूरी दुनिया एडवांस है, अमेरिका कितना एडवांस है। सोचो इंसान इंसान बना सकता है बिना किसी भी चीज का यूज किए। साइंटिस्ट जो हैं वो इंसान के एक टिश्यू, एक सेल से दूसरा इंसान बनाना, सेम कॉपी। पता होगा ना, क्लोनिंग है, इलीगल है, आदमी नहीं बनाने, इलीगल है। वरना तो पता चला कि 1000 पीएम बन गए, 1000 आदमी मोदी जैसा बना के अपना सब कुछ और घूम रहे हैं, गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए कहा से तो कुछ भी सेम कॉपी बना सकता है अपने हाथ से। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अब देखो 2020 में इतना एडवांस हो गया आदमी कि भगवान की क्रिएशन को भी वो ललकार से, मैं भगवान से बेहतर बना दूंगा कुछ। इतना एडवांस हो गया आदमी कि भगवान की क्रिएशन को भी वो ललकार सकता है कि मैं भगवान से बेहतर बना दूंगा। जब पेंडेमिक आया, गए इनके टाइम में जब ये लीडर बनने की शुरुआत कर रहे थे, महामारी फैली, प्लेग फैल गया पूरे में, गुजरात के इस इलाके में जिसका नाम अहमदाबाद है। ये प्लेग फैला तो लोग धड़ाधड़ धड़ाधड़ मरने लग गए। जब एपिडेमिक आता है ना तो आप सोच भी नहीं पाते, रात में सोते सोते कई हजार लोग मरे मिलते हैं अगली सुबह। फिर आप कुछ प्लान करते हैं क्या करें, तो 1-2 हजार फिर 1 बड़ा नुकसान किसका हुआ यहाँ पे ना, मिले हैं तो मिल मालिकों का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि मिलें बंद होने लग गई। ये नौकर चाकर जो थे मिल में, जो मिल मजदूर थे जो कपड़ा बनाते थे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मिल मजदूर थे यहाँ। ये मजदूर जब इनकी बस्तियों में प्लेग, गंदगी से ज्यादा रहते थे, गरीबी थी, तो वहां ज्यादा स्पीड से फैला। तो मजदूर जो है ना अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से स्थापित हुआ। उस टाइम पर अमीरों की मिल होती होंगी, कोई तुम्हारे मेरे घर जैसों में तो मिल थी नहीं। तो उन्होंने कहा भाई इनको कैसे ना लालच देकर रोको। अब ये गरीब हैं, जानते हैं गरीब को आप लालच देकर रोक सकते हैं। तो इनको लालच दिया गया और कहा गया कि भाई हम आपको ना एक काम करते हैं, हम आपको प्लेग बोनस देते हैं। आप अगर मजदूरी करते रहोगे ना, मान लीजिए इनको 10 रुपए मिल रहे थे, 100 रुपए देंगे, 20 जितना बढ़ाया होगा दिया बस आपको देंगे। तो उसको लगा कि यार मौत तो किस्मत में होती है, आनी होगी तो घर में सोते हुए अपने बिहार में जाके भी आ जाएगी, बंगाल में जाके जाएगी, और जीवन लिखा है तो चाहे मैं यहाँ रह लूं मैं जिंदा रहूंगा। यानी अपनी सोच को परिवर्तित कर लिया हर गरीब मजदूर ने। और वो बिगड़त है मिल मालिकों और मिल मजदूरों के बीच में जो ये एक मान लीजिए कि आपसी समझौता हुआ, ये कई महीने चला। कुछ महीने बाद क्या हुआ, ये प्लेग खत्म होने लग गया। तो जो एपिडेमिक है, ये जैसे ये कोरोना है, कुछ टाइम बाद तो फर्क पड़ जाएगा ना, ऐसे धीरे धीरे करके प्लेग खत्म होने लग गया, सिमटता चला गया, भाई यहाँ भी खत्म, यहाँ भी खत्म, यहाँ भी, फाइनली हर जगह से प्लेग खत्म हो गया। तो अब मिल मजदूर जो पहले भाग गए थे बोनस मिलने से पहले, वो वापस आ गए, भाई काम की तलाश में वापस आ गए, क्योंकि गरीबी थी वहां पर। तो वापस आए तो मिल मालिकों ने देखा कि भैया तो वापस आ गए, ढेर भीड़ लेबर्स की खड़ी है बाहर, तो अब हम इनको इतना तनख्वाह क्यों दें, हम अपने मजदूरों की संख्या बढ़ा लेते हैं, इनके ये अब तो जो होना अब भागेंगे भाग जाएंगे। तो कहा कि तुम्हारा प्लेग बोनस नहीं मिलेगा और सबको वही मिलेगा जो पहले मिलता था। तो इन्होंने कहा कि देखो हमने तुम्हारा साथ कब दिया मालिकों का, जब मौत सिर पे खड़ी थी ना, तब हमने महाराष्ट्र में आपने कोई अंतर नहीं रखा, हमें कोई प्लेग बोनस आप देना नहीं चाहते, हमारी सैलरी बढ़ा दो। तो ये बोले भाई सैलरी बढ़ा देंगे तो हम मर जाएंगे, अब तुमने तो कह दिया सैलरी बढ़ा दो, लेकिन अगर हमने सैलरी बढ़ा दी तो हम तो मर जाएंगे, हम नहीं बढ़ा सकते सैलरी। कहा सुनी बढ़ती गई। मिल मजदूरों ने इकट्ठे अपने जैसे लीडर होते हैं लोगों में, तो अपने लीडर, उनका लीडर नहीं मान रहा, वो कह रहे हैं बढ़ाओ, हमारी कम से कम 50% सैलरी बढ़ा दो। अगर पहले 10 मिलते थे तो हमें 15 रुपए मिलने चाहिए महीने के। अब वो कह रहे हैं भाई इतना नहीं बढ़ाएंगे, हम बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हारा
तो 12 कर देंगे, हम इतने नहीं कर सकते। तो अब ये जो है ना 50% और 20%, इस पे बात फंस गई बीच में जाके। मजदूर नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं 50% दो, हमने तुम्हारे लिए अपनी जान दाव पे लगाई, परिवार छोड़ के हम यहाँ पड़े रहे, तो कुछ तो हमारा हक होगा। अब मिल मजदूरों ने अपनी ये बात महात्मा गांधी को बताई कि गांधी देखो ऐसे ऐसे ना इन्होंने हमें क्या क्या कह के सपने दिखा के यहाँ रोक लिया, हमारे में से कितने भाई बंधु मर भी गए, मरे भी होंगे तो नहीं करेगा। महात्मा गांधी ने मजदूरों को इकट्ठा किया, इनको लीड करने के लिए गांधी ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। और क्योंकि ये अहमदाबाद का इलाका है, सरदार पटेल और इंदुलाल याग्निक एक वहीं के लोकल लीडर थे, ये भी आवे कि हम भी साथ हैं मजदूरों के। ऐसे कैसे मजदूरों का शोषण कर देगी अंग्रेजी सरकार या मिल मालिक? अभी तो इंडियन मिल मालिक है। मिल मालिक जो है, मजदूरों में कहीं ना कहीं हिम्मत आ गई कि यार गांधी हमारे साथ खड़ा हो गया और ये लीडर तो नया है और हमें चलेगा ना, भूखे बहुत दिन नहीं रह सकता आदमी। अब जैसे कितने दिन नहीं जाएगा, मालिकों ने कह दिया निकलो यहाँ से, हम रखेंगे नहीं, हमने बंद कर दी फैक्ट्री, हम 1 महीने 1 करोड़ का नुकसान उठा लेंगे तुम्हारी, लेकिन हमें अकड़ निकालनी है। अब मिल मालिक तो अरबपति है, 10 दिन 20 दिन 4 महीने 6 महीने ना खुले, क्या फर्क पड़ना है? अभी आप देखो ना इस पेंडेमिक में अमीर शाहरुख खान पे क्या असर आया? नहीं खुले सिनेमा हॉल, नहीं कमाई हुई इस साल, मान लीजिए 10-20-50 करोड़ की, तो क्या फर्क पड़ा? उसके पास ऑलरेडी इतना है कि वो बैठ के खड़े होकर रोज के 200-300 कमा के अपना घर रोज चलाते थे। वो तो मर गए ना, लोगों को मरना ही पड़ा। इतनी लंबी पैदल कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? देखो कितने लोग मरे हैं, कितने लोग जो है उनकी जान गई। अमीरों पे क्या असर आया? आराम से अपने घर में बैठे रहे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, तब भी नहीं बिगड़ता था। तो मिल मजदूर जो है ये मरेंगे, कितने दिन भूखे रहेंगे? 4 महीने मान लीजिए कोई और बिजनेस करेगा, कहीं और कुछ जाएगा, किसी नौकरी पे जाएगा, तो संगठन कमजोर पड़ेगा। धीरे धीरे मजदूर इस संगठन को गए। महात्मा गांधी को फील हुआ कि ये तो कमजोर पड़ रहे हैं, भाई भूखा आदमी कितने दिन अपने परिवार को बिलखता हुआ देखेगा। तो गांधी ने कहा मैं तुम्हारे पार्ट पे भूख हड़ताल करूंगा, तुम्हें नहीं करनी, मैं तुम्हारे लिए भूख हड़ताल पे बैठूंगा। ये एक रास्ता गांधी ने अपनाया ताकि ये टूट के ना जाए मजदूरों का जो कॉन्फिडेंस था ना वो जवाब देने लग गया। और वो समझ रहे कि अमीर आदमी बंद किए बैठे रहेंगे 1 साल, हम तो 1 साल नहीं बैठ सकते ना सड़कों पे, हमारे तो परिवार को खाना चाहिए, हम तो हर महीने की तनख्वाह पे जीते हैं। और ये मालिक तो सोच लेंगे कि 1 साल हमने कमाया ही नहीं, जहां हर साल करोड़ों की कमाई 1 साल नहीं हुई तो क्या बिगड़ा? लेकिन ऐसा मजदूर थोड़ी तो 1 साल कमाई नहीं हुई। तो इसलिए गांधी जी ने पहली बार इंडिया में भूख हड़ताल पे गांधी जी बैठे। ये पूछ लेंगे गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कहा? का गरीब की हक की लड़ाई है, और अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इनके हक की लड़ाई लड़ूंगा। फिर महात्मा गांधी को बुलाया गया, मिल मालिकों ने कहा गांधी जी आपकी बात रख लेते हैं, लेकिन 50% आप भी देखो पढ़े लिखे हो कि पॉसिबल नहीं है, भाई हम कुछ बचाएंगे नहीं तो फिर हम काम किसके लिए करेंगे? अब आप ये सोचें कि अंबानी, जैसे अंबानी के पास कितना पैसा है, क्यों करे वो दान? अगले ने अपने दिमाग से कमा रखा है, तो मिल मालिक क्यों अपना सब कुछ दान करें? इन्होंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है हर एक गरीब का, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो इनकी बनती थी। इसलिए इन्होंने कहा गांधी जी देखो आप 50% की बात तो करो मत, आप पढ़े लिखे समझदार हो, 50% नहीं दे सकते। तो गांधी जी ने कहा 20% की बात नहीं बनेगी, तो काम करते हैं बीच का काम करते हैं, थोड़ा सा आप घटा लो 15-35 पे, हम 15 बढ़ा लेंगे, हम 20% की बात कर। भाई एक अमीर है तो अमीर होना उसका कोई अभिशाप थोड़ी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दे। अमीर है तो अपनी लायकियत पे है, अपनी कमाई के कारण है। पूंजीपति, अब अंबानी अमीर है तो अपने दिमाग से है, उसको दिमाग है उसके पास यूज करने के लिए कि मैं लोगों को कैसे अपनी इसमें जो है अपने जियो में लोगों को कैसे मैं इन्वॉल्व करूं। तो ये नहीं कह सकते कि आपका अंबानी गलत है, अंबानी गलत नहीं है, अंबानी की लायकियत है जिस कारण वो पैसा कमा रहा है, उसके का भी फायदा हो, तो ये बीच का काम। इसीलिए 35% पे ये फाइनल हुआ कि मिल मजदूरों को बोनस दिया जाएगा। गांधी की ये भूख हड़ताल कामयाब हुई और अखबारों में गांधी की भूख हड़ताल पहले पन्ने पर जगह मिली कि गांधी एक नया उभरता हुआ लीडर जो न सत्या इसकी बात करता लड़मर ताल पे बैठ गया। ये हथियार है गांधी के। यहां से गांधी थोड़े से और बेहतर लीडर बन गए। फिर इसके बाद गांधी जी लगातार काम करते जाएंगे। आज हमने 2 पढ़ लिए, चंपारण और अहमदाबाद। हम कल पढ़ेंगे खेड़ा और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कैसे जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट और फिर कैसे गांधी एक सुपर हीरो की तरह उभर गए इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, इन दोनों को हमने आज कंप्लीट कर लिया। किताबी भाषा से कल पढ़ा दूंगी, ये बेसिक चीज है जो आपको समझ में आ गई और आगे वाली सारी घटनाएं। थैंक यू।